So hello everyone, this is lecture 5 of quantum mechanics, and in this lecture we are going to study more about quantum physics. So I think let's start. Let me revise you. मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने लेक्चर 4 में क्या किया था। तो लेक्चर 4 में हमने फंक्शंस एंड कॉलम वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, उनके एडिशन के बारे में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, 5 डायमेंशनल कॉलम वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, एक एक्सपेरिमेंट स्पिन का, एंड देन हमने उससे कंक्लूजन निकाला था। देन हमने ब्राज एंड किट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि क्या है, इनके एक्सम्स होते हैं, व्हाट इज ब्रा व्हाट इज कैट, हम लोग सब पढ़ा था। तो आई थिंक आज की वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। सो या, तो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट आर वेरी बेसिक बट स्टिल इजंट फॉरगेटेबल, रिवाइज देम नाउ। तो मतलब पहला, आप जो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कभी नहीं भूलने हैं आपको, बट बहुत इजी है ये। पहला क्वांटम एंटेंगलमेंट, सेकंड इज क्वांटम सुपरपोजिशन, थर्ड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोर्थ क्वांटम वेव इक्वेशन, फिफ्थ क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये जो ऐसे 5 टॉपिक्स हैं, ये आपको कभी नहीं भूलने। ये ऐसे 5 टॉपिक्स, देखिए आज लेक्चर 5 है तो ऐसे 5 टॉपिक्स याद रखने हैं बस आपको। ये 5 टॉपिक्स कभी भी नहीं भूलना है, ये 5 टॉपिक्स मेन है क्वांटम फिजिक्स में। अगर आपको ये आ गया तो आप क्वांटम फिजिक्स का बेसिक आपको सब आ गया, तो आपको क्वांटम फिजिक्स समझ आए। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझ आ रहा है तो मतलब आपको क्वांटम फिजिक्स नहीं आता। एग्जैक्टली अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आ रहा तो आपको क्वांटम फिजिक्स आ रहा है धीरे धीरे। अगर आ रहा है तो मतलब आपको क्वांटम फिजिक्स आ रहा है ना, तो मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप बस ऐसे ही ले रहे हो। बट अगर आपको नहीं आ रहा कि क्या है ये, तो तब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। तो इट्स ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, आप धीरे धीरे रिवाइज करो, आपको आता रहेगा सब। तो अब कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूँ जिन बुक्स को मैंने भी रेफर किया अपने इन वीडियो लेक्चर्स में। These are some books which you can refer, even I referred, are given below. So first is Leonard Susskind, Quantum Mechanics, the Theoretical Minimum. Leonard Susskind and Art Friedman. इनके एक बुक है क्वांटम मैकेनिक्स द थ्योरेटिकल मिनिमम, ये आप रेफर कर सकते हो। देन सेकंड इट कम्स ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स का है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उस पे ऐसा फ्रंट पेज पे कैसा कैड बना होगा। देन आर शंकर, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो ये ऐसी 3 बुक हैं जो क्वांटम फिजिक्स के बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। So these are some answers to refer. These are some answers for questions on page number 6. So I'll show you. Yeah. So I think these were the questions. Yeah, these were the questions. So what is quantum entanglement, quantum superposition, quantum tunneling, Schrodinger equation, and Schrodinger cat? So I think yeah, here we go. So every two particles are connected no matter how far they are. Every particle exists in dual state, that is dead or alive simultaneously. Most of the particles have ability to teleport. Schrodinger equation. Thought experiment, often called as Schrodinger's cat experiment, refers to quantum superposition that the cat is dead or alive simultaneously until and unless you open the box. तो ये अभी हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा रिवीजन कर लिया क्वांटम का, जो अभी हमने आज तक ये वीडियो में अब पूरा वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। सो अब हम आई थिंक थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सो या, सो अब हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट्स के बारे में। द इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रा एंड अ किट, एंड इट इज रिटर्न बाय दिस। सो इनर प्रोडक्ट है क्या? इनर प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ bra and cat. So when we multiply bra with cat, we get inner product. Axioms for inner product, axioms अभी हमने पढ़े बहुत सारे। तो axioms for inner product are, axioms for inner product are, they are linear. बेसिकली c को अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू ये। इंटरचेंज ऑफ ब्राज एंड केट्स कॉरेस्पॉन्ड टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, मतलब आप इंटरचेंज तो कर सकते हो ब्राज एंड केट्स को, बट देन आपको उसको कंजुगेट में लेना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा भी एक ब्रा है, दिस इज वन ब्रा एंड दिस इज अ केट। सो ब्रा एंड केट मल्टीप्लाई करके हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं बेसिकली, ये फिर ए हमारा ब्रा हो गया एंड बी हमारा केट हो गया। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये ब्रा इंटू केट है तो हम उसको ऐसे ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेसिकली। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डिफरेंस एक्चुअली में ना, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि आई थिंक मैंने इधर एक एरर किया है, इसमें ये नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए समथिंग, एंड देन ऐसा। सो या, सो हम इसको ऐसा लिखेंगे, बट देन उसके बाद हम, देखो सबसे मेन चीज क्या है इसमें, ऊपर हमें इसका कॉन्जुगेट डालना है। ऊपर हमें इसका कॉन्जुगेट डालना है, ये इसमें एक मेन थिंग।
तो मतलब हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, ये देखो, अगर ये एक ब्रा है और ये एक कैट है, अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में ये रॉन्ग वे है। अगर हमें इसको करेक्ट वे में लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा, एंड देन ऊपर हम स्टार डालेंगे। स्टार मतलब मैंने बताया था कॉन्जुगेट, स्टार मतलब मैंने बताया था कॉन्जुगेट। So, inner product of bras and gets by row and column vectors is given by b into a, अगर bra into get, अगर ये एक bra है, जैसे bra, ये एक रो वेक्टर है और ये एक cat है, ये एक कॉलम वेक्टर है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा b1 का, मतलब बीटा वन का कॉन्जुगेट अल्फा वन, बीटा टू का कॉन्जुगेट अल्फा टू, बीटा थ्री का कॉन्जुगेट एंड सो ऑन टिल बीटा एन का कॉन्जुगेट एंड अल्फा एन। दिस इज इक्वेशन 1.1, ये आप याद रख लेना, भी आगे काम आएगा। The rule for inner product is essentially same as dot product, मतलब inner product dot product जो है inner product का one of the axiom है। The inner product defined by equation 1.1, basically ये वाली equation satisfies all the axioms of inner। So जो equation है ये सारे axioms inner product के satisfy करती है। The inner product have some definite concept, basically बहुत सारे ऐसा inner product के definite concepts है, मतलब inner product भी एक सब पार्ट में डिवाइडेड है। सो पहला पार्ट है नॉर्मलाइज वेक्टर। नॉर्मलाइज वेक्टर क्या है? अ वेक्टर इज सेड टू बी नॉर्मलाइज इफ इट्स इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज वन। मतलब ये एक इनर प्रोडक्ट है खुद के साथ, अगर इसका वैल्यू वन है, सो इट इज अ नॉर्मलाइज वेक्टर। सेकंड, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अ वेक्टर इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट्स इनर प्रोडक्ट इज जीरो। बेसिकली ये एक ऑर्थोगोनल वेक्टर है तब जब इसका इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, जब इसका इनर प्रोडक्ट वन के इक्वल होगा। दिस इज नॉर्मलाइज, दिस इज ऑर्थोगोनल। अब एक याद रखना, दिस इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, उसके बाद आता है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर। देखो अब क्या है, अब इनका मिक्सचर है, और नॉर्मल का भी मिक्सचर है और ऑर्थो, तो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या बोलता है? व्हेन वर्किंग विद ऑर्डिनरी थ्री वेक्टर्स इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड यूज देम एज अ बेस एज द बेसिस ऑफ टू कंस्ट्रक्ट एनी वेक्टर। ठीक है। A simple example would be a unit three vectors that point along the x, y and z axis। मतलब इन्होंने बोला कि मतलब हमें जब थ्री वेक्टर्स के साथ हम डील करते हैं तो ये ऑर्थोगोनल बेस्ड जो होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल इन्होंने दिया कि थ्री वेक्टर्स along the x axis, along the z axis, along the z axis, along the y axis, इनके अलोंग थ्री यूनिट वेक्टर जो है, अगर हम एक एग्जांपल है यूजुअली कॉल्ड आई जे के, ये तो आपको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं आई वेक्टर, इसको हम बोलते हैं जे वेक्टर, इसको हम बोलते हैं के वेक्टर। आई जे के ईच इज ऑफ यूनिट लेंथ एंड ऑर्थोगोनल टू अदर। मतलब ये जो, मतलब बेसिकली आई जो है उसका ये लेंथ क्या है? वन। वन इज यूनिट इज बेसिकली वन, राइट? सो आई जो है उसका लेंथ जो है दैट इज वन। जे का भी लेंथ वन है, के का भी लेंथ वन है। एंड दीज आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब जैसे आई और जेड ऑर्थोगोनल है, ऐसे आई और वाई भी ऑर्थोगोनल हो गए। इफ यू ट्राई टू फाइंड अ फोर्थ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू दीज थ्री देयर वुडंट बी एनी, नॉट इन थ्री डायमेंशन एनीवे। मतलब अब देखो, अब हमें थ्री डायमेंशन में ही हमें इसको इसका 90 डिग्री का मतलब ऑर्थोगोनल होने के लिए भी हमें बहुत एकदम ऐसा कॉम्प्लेक्स केस बनाना पड़ेगा। तो फिर आप फोर्थ वेक्टर तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी आप कहाँ बनाओगे? देखो, फोर्थ वेक्टर अगर मैंने इधर बनाया तो इससे 180 हो जाएगा, ये तो बन नहीं सकता। इधर बनाया तो इसके 180 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इधर बनाया तो इसके 90 होगा, इसके ज्यादा एंगल होगा, तो फोर्थ वेक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। However, if there were more dimension of space, there would be more basis vector। मतलब जितना ज्यादा डायमेंशन होगा स्पेस का, उतना ज्यादा वेक्टर फॉर्म हो सकता है। The dimension of a space can be defined as the maximum number of mutually orthogonal vectors in that space। समझ गए? Obviously, there is nothing special about the particular axis x, y, z. As long as the basis vector are of unit length and are mutually orthogonal, they comprise an orthonormal basis। मतलब जब तक वो ऑर्थोगोनल है, एक तो सबसे फर्स्ट थिंग, जब तक वो ऑर्थोगोनल है, सबसे मेन थिंग इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेन थिंग ऑर्थोगोनल होना चाहिए। सेकंड मेन थिंग, उनका लेंथ यूनिट होना चाहिए। लेंथ उनका यूनिट होना चाहिए, बेसिकली वन होना चाहिए, बेसिकली वन। द सेम प्रिंसिपल इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। मतलब यही सेम प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में भी हम मानते हैं। वन कैन बिगिन विद नॉर्मलाइज वेक्टर एंड देन लुक फॉर अ सेकंड वन। पहले नॉर्मलाइज वेक्टर पे आ जाएंगे, फिर ऑर्थोगोनल पे आ जाएंगे, फिर ऑर्थो नॉर्मल पे आ जाएंगे। ऑर्थोगोनल टू द फर्स्ट, इफ यू फाइंड वन
देन द स्पेस इज एटलीस्ट टू डायमेंशन, मतलब आपको अगर ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज दोनों मिल गया तो स्पेस जो है वो एटलीस्ट टू डायमेंशन तो है ही है, उसके आगे भी हो सकता है। Then look for a third, fourth, and so on. Eventually, you may run out of new directions, and there will not be any orthogonal candidates. मतलब आप जैसे आप डायमेंशन इन्फिनिटली बड़ा बढ़ाते रहो, वैसे वैसे आपका जो मतलब जैसे जैसे आपका वेक्टर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपका डायमेंशंस भी बढ़ता रहेगा। The maximum number of mutually orthogonal vector is the dimension of the space for column vector. Basically, हमें इससे क्या समझ आया, हमें इससे समझ आया कि हमें इससे समझ आया वेक्टर जो है, वेक्टर्स, number of vectors is directly proportional to dimensions. Number of vectors is directly proportional to dimensions. जैसे जैसे नंबर ऑफ वेक्टर्स बढ़ेगा वैसे वैसे डायमेंशंस बढ़ती रहेंगी। Direction is the simply number of entries of the column. Let's consider an n-dimensional space and a particular orthonormal base. Orthonormal, ये याद रखना है, यहाँ पे orthonormal है, orthogonal नहीं है। Of ket vector labeled as ये ऐसा I एक ये है, हमने वेरिएबल है, हम उससे नोट किया है एक ket vector I को। The label I runs from 1 to n considering a vector A written as the sum of bases। मैं आपको भी आगे बताता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास एक सिंबल है I, अगर हमारे पास एक सिंबल है I विच इज अ ket, सो ये केट का जो वैल्यू है, मतलब ये जो आई का वैल्यू है, दैट रन्स फ्रॉम आई इज बेसिकली क्या, आई इज बेसिकली ग्रेटर और इक्वल टू वन, ग्रेटर और इक्वल टू वन। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि आई जो है दैट लाइज बिटवीन वन एंड इंफिनिटी और वन एंड एन नेचुरल नंबर, कंसिडर ए वेक्टर ए रिटर्न एज द सम ऑफ बेसिस। ये आगे का मैं आपको बताता हूँ आगे। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो सेवन ये है ये क्या है। सेवन, ये द लेबल आई रन्स, ये तो हमने पढ़ लिया। तो सेवन के मैथमेटिकली basis vectors are not required to be orthonormal. However, in quantum mechanics, they generally are. In this book, whenever we say basis, we mean orthogonal basis. तो मतलब बेसिकली जब जब वेक्टर मैथ्स में जो होता है बेसिक वेक्टर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में, बट क्वांटम मैकेनिक्स है ये तो इसमें होगा। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हमें वो रिक्वायर होता है। सो तो या हम लोग मैथमेटिक्स ये हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं। रिटर्न एज द सम ऑफ बेसिस वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक केट वेक्टर है ए, तो समेशन ऑफ आई, आई से मतलब वैल्यू से स्टार्ट हो सकता है एंड देन आई का मतलब ऐसा ही क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज, ठीक है, सारी वैल्यूज अल्फा वन और केट वेक्टर आई में, ठीक है, सारी वैल्यूज आई की जो होंगी वो समेशन मतलब सब वैल्यूज का सम, मतलब आप इसमें वैल्यूज डालो तो मतलब आई से लेकर एन तक जो भी है, वन से लेकर एन तक सारी वैल्यूज इसमें आप डालो तो वैसे वैसे आपको मिलेगा, और इन सब का सम मतलब अल्फा वन। ठीक है, अल्फा वन क्या है, अगर मैं यहाँ पे वन डालू, प्लस अल्फा टू क्या है, अगर मैं यहाँ पे टू डालू, प्लस अल्फा थ्री अगर मैं यहाँ पे थ्री डालू, तो ऑन टिल प्लस प्लस अल्फा एन, और अगर मैं यहाँ पे एन डालू, सो ऐसे। तो समेशन आप लोगों ने पढ़ा ही तो होगा, तो ये बेसिकली इसका ये मतलब है। So the alpha I are complex numbers and are called components of the vector। मतलब ये जो है बेसिकली कंपोनेंट है किसी वेक्टर का। जैसे कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट जैसे अगर मैं आपको बोला थ्री आई कैप है ऐसा, तो इसका कंपोनेंट क्या है, थ्री है ऐसा, तो कंपोनेंट होता है अल्फा आई जो होता है। एंड टू कैलकुलेट देम वी टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बेसिक ब्रा जे। बेसिकली मतलब अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम जो ब्रा वेक्टर होता है जे, उसको ये केट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम, एंड देन हम उसका समेशन लेते हैं। मतलब जो उसका इनर प्रोडक्ट होता है किसी जे ब्रा का ए वेक्टर के ए केट के साथ, मतलब जे ब्रा है ए केट है, इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस। तो मतलब बेसिकली इन ब्रा वेक्टर जे और अगर केट वेक्टर ऐसा है इज इक्वल टू, अब ये देखो ये जो है दैट इज इक्वल टू ये इंटू इंटू जे, ये ऑफ कोर्स है ना ये। सो बस सेम है, इधर भी बस जे जे ब्रा को इन्होंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो था और जे ब्रा को इन्होंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वी यूज द फैक्ट दैट द बेसिस वेक्टर आर ऑर्थोनॉर्मल। दिस इंप्लाइज दैट जे आई इज जीरो, क्योंकि अब हमने पढ़ा था ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल में उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, तो मतलब जे आई यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, सो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड जे जे इंटू आई का इनर प्रोडक्ट वन के इक्वल है,
इफ जे इज इक्वल इफ आई इज इक्वल टू जे, मतलब अगर आई जो है, अगर वो जे के इक्वल है, तो उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो वन के इक्वल होगा। आई और जे, अगर आई और जे अगर इक्वल है, मतलब आई और जे का वैल्यू अगर इक्वल है, तो उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो वन के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आई और जे सेम नहीं है, मतलब उनका डिफरेंट वैल्यूज है, तो और अगर और उनका जीरो और उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा फिर वो जीरो। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर नॉट इक्वल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा कि ऐसा लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू जीरो सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जे आई कैप इज नॉट इक्वल टू जे कैप। सेकेंड पॉइंट, जे आई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन सच दैट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इनर प्रोडक्ट ऑफ ये ब्रांड केट आई इज इक्वल टू डेल ऑफ आई जे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया, डिफरेंशिएशन के सिंबल से, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल। सो इन अदर वर्ड्स इसका क्या है, ये इनर प्रोडक्ट ये होता है। सो दिस मेक्स द सम, इसका जो सम होता है, मतलब समेशन अगर हम ले लें तो वो समेशन हमारा इसके इक्वल होता है। इसका समेशन इसका समेशन जो अभी हमने इधर पढ़ा, ये बेसिकली हमारा ये जो ये वाला टर्म है, ये ये वाला जो हमारा टर्म है, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए जे, ठीक है, यहां तक समझा। सो दस वी सी दैट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर जस्ट इट्स इनर प्रोडक्ट, मतलब जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ उनका इनर प्रोडक्ट ही होता है, किसके साथ, बेसिक वेक्टर्स के साथ। बेसिस जो वेक्टर होते हैं उनके साथ बस उनका इनर प्रोडक्ट। वी कैन रीराइट द इक्वेशन 1.3 एंड एलिगेंटेड फॉर्म, मतलब एलिगेंट फॉर्म में अगर हम उसको ले, तो हम उसको, मतलब अगर रिप्रेजेंट हमें करना है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब कंक्लूजन्स को एक उसमें लेके। सो दिस इज द बेसिक कंक्लूजन, दिस इज द बेसिक कंक्लूजन अगर हम सबका मिला लें। सो हमें क्या बोलते हैं, ए केट वेक्टर जो है, सबसे पहला हमने जो पढ़ा था, ए केट वेक्टर जो है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई केट आई ब्रा इंटू ए केट, बेसिकली समेशन फ्रॉम आई टू आई का केट जो बेसिक हमारे पास था, उसके बाद ब्रा आई का इनर प्रोडक्ट विद ए, ठीक है। तो हमारा ये एक हमने कंक्लूजन निकाल लिया पूरा, हमने ये सब लेने के बाद। सो आई थिंक आज की वीडियो में हमारा बहुत हो गया। सो आज की वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना, अपने सब फ्रेंड्स को दिखाना। सो थैंक यू।